Hello everyone, I'm back again with a new video. With these sessions, I'm trying to help you that you make your preparation easy. Now, हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जैनिज़्म. सो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मॉड्यूल को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड. Stone Age, Indus Valley Civilization and Vedic period, which is part number 1, is divided into 5 subparts. These are the 5 subparts जिसमें subpart number 1 में हमने Stone Age के बारे में पढ़ा था. Subpart number 2 था Indus Valley Civilization. Subpart number 3 was Vedic Age. Subpart number 4 जिसमें हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था. और अब हम पढ़ रहे हैं subpart number 5 which is religious movements during later Vedic period, जिसमें हम 2 कॉन्सेप्ट्स ख़त्म कर चुके हैं. जिसमें हमने पढ़ा दैट कौन कौन से वो न्यू रिलीजन्स थे ऑफ लेटर वैदिक पीरियड एंड व्हाट आर द कॉज, जो कि कारण क्या था इमर्जेंस ऑफ दीज न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स. और जैनिज़्म भी हमने ख़त्म कर लिया था. नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में. नाउ होप यू आर ट्रैकिंग योर प्रिपरेशन. By dividing the syllabus in this way, you can track your preparation. That Stone Age में हमने ये पढ़ा, Indus Valley Civilization में इतना पढ़ा. This is also the part of Indus Valley Civilization. ये 8 concepts हमने Indus Valley Civilization में पढ़े थे. Then हमने Vedic Age में ये 4 concepts पढ़े थे. महाजनपदा में हमने ये 3 concepts पढ़े थे. And now we are at the subpart number 5th. और हम इसमें 4 concepts पढ़ने वाले हैं. एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कवर द सिलेबस. और इससे आपको हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी याद रहती है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड योर सिलेबस. नाउ आपको केवल इन्फॉर्मेशन फिट करनी है इसके अंदर. दिस इज़ द ब्रॉड स्ट्रक्चर. सिलेबस कैटेगराइजिंग एंड डिवाइडिंग द सिलेबस इन दिस वे मीन्स यू हैव वो स्केलेटन बना चुके हैं आप. नाउ यू हैव टू फिल दैट स्केलेटन नाउ, है ना. एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बन चुका है. अब आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू इस स्केलेटन को, इस स्ट्रक्चर को भरना है. और इन दिस वे यू विल सी, और आपको फील भी होगा दैट हाउ सिंपल दिस प्रिपरेशन कैन बी, राइट. सो हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे अपनी तैयारी को, एंड जो हम कर भी रहे हैं विद दीज सेशंस ऑल्सो, राइट. सी, मार्केट में बहुत कॉम्प्लेक्स वे में तैयारी करते हैं कैंडिडेट्स. आपको उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी है. दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स वे ऑफ प्रिपेयरिंग. बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही टीडियस प्रोसेस फॉलो करते हैं लोग. बट हम वैसे तैयारी नहीं करेंगे. हम अपनी तैयारी को कंट्रोल करेंगे अपनी तैयारी को. वी विल कंट्रोल आवर प्रिपरेशन. हम उसको ट्रैक करेंगे और हम ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर करेंगे. चाइल्डिश वे में तैयारी नहीं करनी है. Hope you are understanding my purpose of making these videos, these sessions which I am making. आपको जब मैं बात करता हूँ information की, this is the basic information which you need. जितनी information मैं आपको यहाँ पर provide कर रहा हूँ वही information आपको चाहिए. Even I am telling you that what to remember और कौन सी information आपको छोड़नी है. जब हम डिस्कस भी करते हैं तो हम उस पर बात करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है. सो यू ऑल्सो मेक योर प्रिपरेशन ईजी एंड सिंपल. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे विच इज़ बुद्धिज़्म. एंड यू नो ऑल बुद्धिज़्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इवन फॉर एवरी एग्ज़ाम, है ना. यूपीएससी में तो क्वेश्चंस आते ही हैं इस पर, और भी स्टेट पीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं. सो हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे. सो कॉन्सेप्ट नंबर पढ़ेंगे गौतम बुद्धा की इनिशियल लाइफ के बारे में. देन हम पढ़ेंगे फिलॉसफी, बुद्धिज़्म की फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे स्प्रेड, कौन कौन सी जगहों में ये स्प्रेड हुआ है. देन वी विल स्टडी अबाउट द काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे.
कंट्रीब्यूशन बुद्धिज़्म की का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी पे, है ना, सोसाइटी में क्या इसने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हाउ इट डिक्लाइन, है ना, आज इंडिया में बहुत कम बुद्धिस्ट हमें दिखते हैं, तो क्या कारण था कि बुद्धिज़्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वाइप आउट ही हो गया लगभग, है ना, लगभग ख़त्म सा हो गया बुद्धिज़्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, है ना, नहीं तो यहीं पे इमर्ज हुआ ये रिलीजन और यहीं से ख़त्म हो गया। तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़, तो इम्पॉर्टेंट मोनास्ट्रीज़, है ना, इंडिया के साथ साथ जो कि बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में एंड अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज़ हैं, इवन सिक्किम में भी हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो चाइना में जो कि बिगेस्ट मोनास्ट्री, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज़ है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कितने जो भी सेक्ट हुए थे, जो भी टुकड़े हुए थे बुद्धिज़्म के, जो भी नए सेक्ट निकल के आए थे बुद्धिज़्म से, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम बुद्धिस्ट मुद्रास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बर्थ से। सो गौतम बुद्धा, जिनको हम सिद्धार्थ भी कहते हैं, वो लगभग बॉर्न हुए थे आज से 567 BC में। तो 567 BC में ये इनका बर्थ हुआ था। बुद्धा वॉज एक्चुअली बिलोंग्स टू क्षत्रिय फैमिली। तो बुद्धा, अगर हम वर्णा सिस्टम की बात करें तो वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे सेक्ट इमर्ज क्यों होते हैं, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न हमने पढ़ा था कि दी क्षत्रियाज दे चैलेंज दी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। तो क्षत्रियाज ने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया था। One of the main reason behind emergence of these sects was the challenge posed by the Kshatriyas, जो कि against थे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से। तो this is the example of that, right? So बुद्धा, जो कि क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्टार्ट करना है बुद्धिज्म को। सो बुद्धा बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली, और कहाँ उनका बर्थ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के नियर, मतलब नेपाल में है। सो उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, और ये ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस प्लेस लुम्बिनी विच इज़ रिलेटेड टू बुद्धाज बर्थ, ये आपको प्लेस का नाम याद होना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन में मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। आपको एक जगह पे प्लेसेस के नाम दे देंगे, एंड जो इवेंट्स होंगे लाइक बुद्धाज बर्थ, देन बुद्धाज परिनिर्वाणा विच इज़ डेथ ऑफ बुद्धा, एंड अदर थिंग्स दे देंगे। फर्स्ट जो कि उन्होंने अपना वो दिया था, फर्स्ट सेरेमनी, है ना, सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट जब अपनी स्पीच डिलीवर की थी, एक तरीके से फर्स्ट सेरेमन दिया था उन्होंने, तो इन एक साइड वो दे देंगे, एंड देन दे विल आस्क यू कि मैच द फॉलोइंग, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है दैट लुम्बिनी इज़ रिलेटेड टू बुद्धाज बर्थ। ओके, उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधना। याद रखने की ज़रूरत है? नो, ही वॉज द हेड ऑफ शाक्य रिपब्लिकन क्लैन। तो शाक्य रिपब्लिकन क्लैन के वो हेड थे, है ना। ओके, मदर का नाम था उनका महामाया, and she was the princess of Koslan dynasty. So father name was Suddhodana and he was the head of Sakya Republican clan. तो आपको याद होना चाहिए कि बुद्धा is related to this Sakya clan, ठीक है। तो Sakya clan से बुद्धा relate करते हैं, and this his mother name was Mahamaya, ये आप नाम याद रख सकते हैं, and even she was the princess of Koslan dynasty, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, और यहाँ से साक्या क्लैन आपको याद होना चाहिए। नाउ कहा जाता है कि जो बुद्धा के फादर थे सुद्धोधना, उनको किसी प्रीस्ट ने पहले ही बता दिया था कि जो आपका सन है वो एक मॉन्क बन जाएगा। सो बुद्धा के फादर ने उनकी बहुत पहले शादी कर दी थी, यंग एज में ही शादी कर दी थी, ताकि ये जो मेरा सन है वो मेरा राजपाट संभाले, ना कि मॉन्क बन जाए। क्योंकि पहली प्रिडिक्शन कर दी थी, कहा जाता है, दिस इज़ अ स्टोरी, कहा जाता है कि किसी प्रीस्ट ने उनको पहले ही बता दिया था दैट दिस सन
विल बिकम अ मॉन्क, ऐसा कहा जाता है। सो एक्चुअली में क्या हुआ, उनकी यंग एज में ही मैरिज करा दी जाती है। सो सिद्धार्था वॉज मैरिड अर्ली टू यशोधरा, तो यशोधरा से उनकी शादी करा दी जाती है। बट मैरिड लाइफ डिड नॉट इंटरेस्ट हिम, बट वो उनको मैरिड लाइफ उनको फिर पसंद नहीं आती। क्यों पसंद नहीं आती उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो 4 साइड्स देखते हैं। एक डेड मैन को देखते हैं, एक ओल्ड मैन को देखते हैं, एक मॉन्क को देखते हैं और एक सिक मैन को देखते हैं, है ना। तो ये 4 साइड्स जब बुद्धा देखेंगे तो फिर उनके मन में आएगा दैट कि मतलब क्या लाइफ यही है क्या, या मेरे साथ भी यही सब हो गया। इवन वो क्वेश्चन भी करते हैं जब वो अपने रथ में बैठे होते हैं, तो जो उनके आगे जो उस रथ को चला रहे होते हैं उनसे वो पूछते भी हैं कि मेरी लाइफ में भी यही सब होगा क्या, तो उनको आंसर देते हैं यस। एंड देन उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इस सब से बचने का क्या तरीका हो सकता है। सो हम उसको आगे पढ़ते हैं। ओके, तो जब उन्होंने शादी कर ली बट उनको मैरिड लाइफ पसंद नहीं आई, तो उस टाइम पे होता क्या, उनको 4 साइड्स दिखती हैं। तो जब वो 29 ईयर्स के थे, सो सिद्धार्था सॉ 4 साइड्स, ही सॉ अ सिक मैन। आपको ये ऐसे ही याद रखना है। पहला क्या है, सिक मैन, तो पहले बीमार आदमी दिखता है। देन अ डेड मैन, तो सिक आदमी अब मर चुका है, सिक के बाद डेड। देन अ ओल्ड मैन, द बूढ़ा आदमी, एंड अ मॉन्क। तो आपको ऐसे याद रखना है, सिक, देन डेड, देन ओल्ड थर्ड पे, एंड देन फोर्थ इज मॉन्क। तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। 4 साइड्स कौन कौन थी, फर्स्ट सिक, फिर डेड, फिर ओल्ड, एंड देन मॉन्क। These made him realize that only a luxurious life could not let him reach the real happiness of life. ठीक, मतलब अब उनकी आंखें खुल जाती हैं और बुद्धा को अब लगने लगता है that only luxurious life is not the real happiness. केवल luxurious life जीना is not real happiness. So अब वो खोजना शुरू करेंगे that what is actually the real happiness is. और फिर वो शुरू करेंगे एक गुरु से। सबसे पहले एक गुरु वो बनाते हैं विच इज़ अलरकलमा। सो फर्स्ट जो बुद्धा के गुरु होते हैं, उनके टीचर होते हैं, वो होते हैं अलरकलमा। ये नाम आपको याद रखना है। इन फाइंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ, गौतमा वेंट टू स्टडी अंडर अ ग्रेट रिलीजियस टीचर। उनका नाम था अलरकलमा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो दे देंगे अलरकलमा एंड देन वो बोलेंगे रिलेटेड टू विच सेक्ट, देन आपको दे देंगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका एंड मे बी सैविज्म समथिंग। तो यहाँ पर वो 4 ऑप्शन आपको देंगे एंड देन बोलेंगे अलरकलमा दिस नेम इज़ रिलेटेड टू विच, देन आपको याद रखना है दिस इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं। सो गौतम बुद्धा के फर्स्ट टीचर का नाम है अलरकलमा। ही स्टेड एंड वॉज टॉट मैनी थिंग्स। तो वो उनके साथ रुकते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे मेडिटेशन वो वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। और बुद्धा वर्कड वेरी हार्ड एंड इवेंचुअली अपने गुरु की वो बराबरी कर लेते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है, केवल याद क्या रखना है कि उनके फर्स्ट टीचर का नाम था अलरकलमा एंड अलरकलमा इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक। अब जब वो अपने टीचर की बराबरी कर लेते हैं तो उनकी जो भूख थी वो ख़त्म नहीं होती। अभी भी उनको वो एक्चुअल में नहीं पता चलता जो वो ढूंढना चाहते थे, ठीक। तो अब गौतम बुद्धा अलरकलमा का साथ छोड़ देते हैं और वो एक नए टीचर की खोज में निकल जाते हैं। फाइनली उनको एक नए टीचर मिलते हैं जिनका नाम है उद्दक रामपुत्ता एंड इवन दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम आपको याद होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है दैट उद्दक रामपुत्ता इज़ रिलेटेड टू विच सेक्ट, और सेक्ट के आपको नाम दिए जाएंगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, शैविज़्म, वैष्णविज़्म। तो इनमें से कुछ भी नाम दिया जा सकता है, देन यू हैव टू टिक, ठीक है। सो अब उनके नए गुरु के पास वो पहुँचते हैं जिनका नाम है उद्दक रामपुत्ता। उद्दक रामपुत्ता बहुत ही वॉज फेमस फॉर हिज क्लेवरनेस, ठीक। बट अगेन गौतम बुद्धा बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ही लर्न वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, और उतना ही जान लेते हैं जितना कि मतलब अपनी गुरु की अगेन वो बराबरी कर लेते हैं। अब वो देखते हैं कि उद्दक रामपुत्ता अब उनको और चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे, ठीक। और
वो इवन अपने गुरु से उद्दक रामपुत्ता से बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं कि ये जो सफरिंग कैसे रोकी जाए या ओल्ड एज और डेथ का कोई सोल्यूशन है क्या। बट उद्दक रामपुत्ता उनको आंसर देते हैं कि इन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मुझे तो नहीं पता। देन वो उद्दक रामपुत्ता का साथ भी छोड़ देते हैं एंड देन वो अपने ऊपर अब वो सोचते हैं नाउ ही विल लेफ्ट द उद्दक रामपुत्ता एंड मेकिंग अप हिज माइंड टू स्ट्रगल बाय हिमसेल्फ until he found the cause of all the suffering of life. So, अब बुद्धा अपने दोनों गुरुओं का साथ छोड़ते हैं। पहले थे अलरकलमा, आपको याद रखना अलरकलमा, एंड दूसरे थे उद्दक रामपुत्ता, एंड these two names are related to Buddhism. That's it. इतना याद रखना था, इतनी सारी स्टोरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Now, एक लिविंग पैलेस, इवन दिस ये जो पेंटिंग है ये अजंता की पेंटिंग, ये बहुत फेमस पेंटिंग है। अजंता की जो केव्स हैं वहाँ पर भी ये पेंटिंग बनी हुई है। एंड देन पेंटिंग किसके बारे में है, जब गौतम बुद्धा अपने पैलेस को छोड़ते हैं तो अपने हॉर्स के साथ वो जाते हैं, हॉर्स का नाम होता है कंतका है, और इवन अपने रॉयल सर्वेंट को भी लेके जाते हैं विच इज़ नेम्ड एज चन्ना। सो चन्ना एंड कंतका, अगेन ये दोनों नाम याद होने चाहिए। चन्ना वैसे क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, बट स्टिल स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। चन्ना एंड हॉर्स नेम इज कंतका। सो अपने घोड़े और अपने एक रॉयल सर्वेंट के साथ वो महल को छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, जब गौतम बुद्धा अब एस्थेटिक लाइफ जीने लगते हैं, जब वो मॉन्क बन जाते हैं, तो उस टाइम पे हमने बिंबिसारा के बारे में पढ़ा था, ही वॉज द फादर ऑफ अजातशत्रु। सो बिंबिसारा ने उनको अपना आधा किंगडम ऑफर किया। सो जब गौतम बुद्धा राजगृह पहुंचते हैं, राजगृह वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा एट दैट टाइम, एंड मगधा का किंग हुआ करता था बिंबिसारा। तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है दैट बिंबिसारा इज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। सो पिछली वीडियोज़ में भी हमने ये पढ़ा था दैट बिंबिसारा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। सो गौतम बुद्धा जब राजगीर पहुंचते हैं विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा एट दैट टाइम, जहाँ बिंबिसारा से वो मिलते हैं, और बिंबिसारा उनको अपना हाफ किंगडम ऑफर करता है कि आप जो हैं ऐसे मॉन्क की तरह ना जिए, आप जो हैं मेरा आधा किंगडम ले लो और आप उसके किंग बन जाओ। तो ऐसे करके एक्चुअली द बिंबिसारा वॉज द फ्रेंड ऑफ दिस गौतम बुद्धाज फादर, सुद्धोधना के वो फ्रेंड थे। तो वो गौतम बुद्धा को मनाने जाते हैं कि आप जो है ऐसे मॉन्क वाली लाइफ ना जीते हुए आप जो हैं मेरा आधा किंगडम ले लो एंड यू बिकम अ किंग ऑफ, जो मैं आपको आधा किंगडम दूंगा, ठीक। बट एक्चुअली में गौतमा रिफ्यूज द ऑफर, है ना, वो मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए। और फाइनली आफ्टर स्ट्रगलिंग ऑफ सो मैनी ईयर्स वो दिन आ जाता है जिस दिन बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिलेगी। सो ही अटेन इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35, ठीक। तो 29 में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और लगभग 35 ईयर में उनको इनलाइटनमेंट मिल गया। सो ही वॉज ऑफ 35 साल के हो गए थे उस टाइम पे, और कहाँ मिला, बोध गया में अंडर द पीपल ट्री, ठीक है। और इस टाइम से अब सिद्धार्था को हम क्या बुलाएंगे, गौतम बुद्धा। सो अब उनको हम बुलाएंगे बुद्धा, और बुद्धा का मतलब क्या होता है, द इनलाइटन वन, जिसको इनलाइटनमेंट मिल चुकी है। द इनलाइटन वन इज नोन एज बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटन वन। अब जब बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिल जाता है तो अब वो उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो फर्स्ट सरमन देंगे अपना, है ना, फर्स्ट अपने स्पीच को डिलीवर करेंगे, और वो फर्स्ट गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। तो ये वाली जगह का नाम आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट सरमन कहाँ डिलीवर किया था गौतम बुद्धा ने, तो इट वाज द सारनाथ, और सारनाथ कहाँ, यूपी में है, वहाँ पर फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था गौतम बुद्धा ने, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, और फर्स्ट सरमन भी याद रखना है कि फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में हुआ था, ठीक। ओके, नाउ वैसे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ बुद्धा गए थे, बट उनमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इवन बुद्धा को दान किए गए थे उस टाइम पे, और वहाँ पर मोनास्ट्रीज बनाई गई थी, तो उन प्लेसेस का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो है सारवस्ती एंड राजगृह, तो सारवस्ती, राजगृह, कौशाम्बी, कपिलवास्तु, वैशाली एंड साकेता। तो ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए।
कि ये जो सारे हैं ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। और मतलब थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए आपको। और एक बात जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कभी भी बुद्धा गैंजेटिक प्लेन से बाहर नहीं गई, ठीक। तो बुद्धा ने अपनी सारी लाइफ जितनी भी सिटीज़ गैंजेटिक प्लेन में थी वहाँ पर ही बिताई है। इवन एक टाइम पे अवंती, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपदा था उस टाइम का, अवंती के राजा ने उनको इनवाइट भी किया था, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। और अवंती के राजा ने जब उनको इनवाइट किया तो उन्होंने मना कर दिया बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, और उन्होंने अपने डिसिपल को विच इज़ कात्यायना उनको वहाँ पर भेजा था। एंड कात्यायना एक्चुअली वाज दी नेटिव ऑफ उज्जैन। तो कात्यायना को उन्होंने भेजा था जब अवंती के जो किंग थे प्रद्योता, हमने पढ़ा था ना, प्रद्योता वाज द किंग ऑफ अवंती। ही इनवाइटेड द बुद्धा, बट बुद्धा ने रिफ्यूज़ किया बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है दैट बुद्धा नेवर कभी भी उन्होंने गैंजेटिक प्लेन से कभी भी वो बाहर नहीं गए, ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। ही स्पेंड हिज होल लाइफ इन द गैंजेटिक प्लेन्स ओनली, ठीक। ऑल्सो समटाइम्स ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टे इन समवन्स गार्डन। तो कभी कभी गार्डन्स में उनको इन्वाइट किया जाता था, इवन हाउसेज में भी इन्वाइट किया जाता था, ठीक। और कभी कभी वो खुले फॉरेस्ट में भी रहा करते थे, बट ये सारी जगह सारी गैंजेटिक प्लेन्स में ही थी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि ये सारी प्लेसेस जो थी जहाँ पर वो रहे हैं वो गैंजेटिक प्लेन्स में ही हैं, उसके बाहर वो कभी भी नहीं गए, ठीक। इस पर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। अगला, अष्ट महास्थानास। तो पहला तो याद क्या रखना है दैट अष्ट महास्थानास इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो अष्ट महास्थान, अष्ट मतलब 8 और महास्थान मतलब ग्रेट प्लेसेस, है ना। तो 8 जो ग्रेट प्लेसेस हैं, अष्ट महास्थाना, ये रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो अष्ट महास्थानास वो थे जहाँ पर कि बुद्धा जो है विच इज़ रिलेटेड टू बुद्धा, विच इज़ एसोसिएटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब कहीं पर उनका बर्थ हुआ होगा, कहीं पर वो रहे होंगे, या कहीं पर उनको परिनिर्वाण मिला होगा। परिनिर्वाण मीन्स डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक। सो ये कौन कौन से हैं वो 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, उनको याद रखना आपको। दीज इंक्लूड 4 पिलग्रिमेज साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, जो कि है लुम्बिनी, ठीक। लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था, हमने पढ़ा। बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिली थी। सारनाथ फर्स्ट sermon was delivered at सारनाथ इन यूपी, हमने पढ़ा था। तो लुम्बिनी में बर्थ हुआ था, हमें याद है। बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट हुई थी पीपल ट्री के नीचे। सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट sermon डिलीवर किया था। एंड खुशीनगर वॉज द प्लेस जहाँ पर बुद्धा को महापरिनिर्वाण मिलेगा। महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ ऑफ बुद्धा, है ना, वहाँ पर वो उनकी डेथ होगी। सो दीज 4 प्लेसेस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। आगे की जो 4 प्लेसेस हैं, एक है सारवस्ती, है ना। सारवस्ती में सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ के 24 ईयर्स वो सारवस्ती में बिताएंगे। सो सारवस्ती इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धा। देन संकास्या, राजगीर एंड वैशाली। तो आपको ये 8 स्थान याद रखने हैं, 8 प्लेसेस याद रखने हैं, ठीक। ओके, नाउ Kosala was closely associated with the life of Buddha because Buddha had spent 24 years. तो बुद्धा ने अपने लाइफ के 24 साल कहाँ बिताए थे? कोसला महाजनपदा में। एंड कोसला में भी सारवस्ती इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, है ना। सारवस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला किंगडम, ठीक है। और कोसला के किंग का क्या नाम था उस टाइम पे? प्रसेनजीत। तो हमने ये जब महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। तो याद क्या रखना है दैट कोसला इज़ रिलेटेड टू बुद्धिस्ट लाइफ एंड बुद्धाज लाइफ। और स्पेशली जब हम कोसला की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैपिटल की। तो सारवस्ती नाम भी याद रखना है। एंड सारवस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला महाजनपदा। दूसरा याद क्या रखना है आपको? प्रसेनजीत वॉज द किंग, ही वॉज द किंग ऑफ कोसला महाजनपदा। और प्रसेनजीत वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है कि प्रसेनजीत कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्धा के, और प्रसेनजीत जो थे कोसला महाजनपदा के किंग थे, जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। एंड उस टाइम पे जो है कोसला महाजनपदा की कैपिटल सारवस्ती हुआ करती थी। बस गौतम बुद्धा की जो डेथ होती है, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80। कब? लगभग 487 BC।
कहाँ उनका महापरिनिर्वाण होता है, तो ये प्लेस आपको याद रखना है, इट इज़ द कुशीनगर। कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, जब बुद्धा पास हुए थे, जब उनकी डेथ हुई थी, जो ये कुशीनगर है, इट वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल महाजनपदा। ठीक है, तो बस आपको याद क्या रखना है, दैट डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा वाज कुशीनगर, है ना। 80 की उम्र, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, ईयर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, और इट वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल महाजनपदा। अगर ये याद ना भी रहे तो भी चलेगा, बस आपको कुशीनगर पता होना चाहिए कि कुशीनगर इज़ रिलेटेड टू द डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक, नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म। सो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बुद्धा ने कभी भी जो फ्रूटलेस चीज़ें हैं जैसे आत्मा, परमात्मा, इन चीज़ों पे कभी भी बात नहीं की उन्होंने। बुद्धा वॉज एक्चुअली ही ऑलवेज एम्फसाइज ऑन वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने हमेशा एम्फसाइज किया है और सॉल्यूशन देने का ट्राई किया है ऑन द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। तो कभी भी उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात नहीं करी। ठीक, इवन बुद्धिज़्म जो है वो रिकग्नाइज ही नहीं करता गॉड को, वो कहता है इवन मतलब भगवान की तो बात ही नहीं करते गौतम बुद्धा। ठीक, जबकि उसी टाइम पे जो जैनिज़्म था, जैनिज़्म डू टॉक अबाउट गॉड, आत्मन, कर्मा एंड ऑल दीज थिंग्स। हम अभी पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या डिफरेंसेस थे, और वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो याद रखना आपको। सो हम बात कर रहे हैं कि बुद्धिज़्म ने कभी भी रिकग्नाइज नहीं किया कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो बुद्धिज़्म डज नॉट रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक, बुद्धा ने अपने आप को कभी फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज में डाला ही नहीं। जैसे आत्मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सोल क्या होता है, परमात्मा क्या होता है एंड ऑल। उन्होंने इस बारे में भी बात नहीं की कि दैट कि पुनर्जन्म के बारे में भी वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली में एड्रेस की थी जो रियल वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया था। और जब हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जितनी भी फिलॉसफी है वो भी उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करती है ना, कि कैसे एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। ठीक, सो जैसे कि हमने पढ़ा कि बुद्धा ने द लग्जरियस लाइफ क्यों छोड़ी, बिकॉज उन्होंने जब वो 4 साइड्स देखी, जब वो 4 नज़ारे उन्होंने देखे, तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया कि इतना दुख क्यों है ज़िंदगी में, है ना। बुद्धा के दिमाग में उस टाइम पे यही आया कि इतना दुख क्यों मानव के जीवन में। तो फिर उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना शुरू किया। तो अल्टीमेटली बुद्धा को एक आंसर मिलता है कि वर्ल्ड में जितने भी सॉरोज हैं, जितने भी दुख हैं और जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं इस दुख से, ये इसलिए है क्योंकि लोगों की डिज़ायर्स हैं। द sorrow and the reason for the sorrow is the countless desire. ठीक, so he said that the world is full of sorrows and that people suffered on account of desires. So जितने भी हमारे दुख हैं वो हमारी इच्छाओं के कारण हैं। कहीं ना कहीं देखिए लॉजिकल भी है। If desires are conquered, अगर आप डिज़ायर्स को जीत ले, कन्क्वर कर ले, निर्वाणा को अटेन किया जा सकता है। तो बुद्धा ने हमेशा एम्फसाइज किया डिज़ायर्स को कम करने पे। और जब हम बात करते हैं मिडिल पाथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मिडिल पाथ की एक्सट्रीम पे नहीं जाना है ना। तो जब हम बात करते हैं मिडिल पाथ की, तो मिडिल पाथ इज़ रिलेटेड टू कंट्रोलिंग योर डिज़ायर्स, है ना। तो मिडिल पाथ भी इसी के बारे में बात करता है। सो पहली बात हमने देखी कि बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज, यानी बुद्धिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दूसरी चीज, बुद्धिज्म ने अटैक किया वर्ना सिस्टम पे। उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट जैनिज्म वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। और इवन जैनिज्म यहां तक कहता है कि आप किस वर्णा में पैदा हुए हैं ये डिपेंड करता है कि प्रीवियस बर्थ में आपने कैसे कर्म किए थे। तो जैनिज्म एक्सेप्ट दी कर्मा थ्योरी ऑल्सो। इसीलिए जैनिज्म को हम बहुत डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इवन दी जो लोग थे, आम जनता थी, वो भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई बिटवीन जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म।
So Buddhism attacked on the Varna system, hence it won the support of lower orders. और इसीलिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था दैट मगधा के लोगों ने इजीली एक्सेप्ट किया और वेलकम किया बुद्धिज्म को, ठीक। सो क्योंकि वर्ना सिस्टम को अटैक करता बुद्धिज्म अटैक वर्ना सिस्टम, तो जो लोअर वर्ना के लोग थे उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म को। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बुद्धिज्म इतना स्प्रेड कर पाया। उसके स्प्रेड करने का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बुद्धिज्म ने वर्ना सिस्टम को अटैक किया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और सिमिलैरिटीज़ भी क्या है। तो सिमिलैरिटीज़ हमें तो एक ही सिमिलैरिटी दिख रही है, वो है अहिंसा। सो अहिंसा, बुद्धिज्म ने भी कहा कि अहिंसा प्रायोरिटी होनी चाहिए। इवन दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू द सोसाइटी, है ना, स्पेशली द इंडियन सोसाइटी। अहिंसा का कॉन्सेप्ट इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना आज भी इतनी इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अहिंसा दोनों रिलीजन ने सिखाया कि अहिंसा बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, हिंसा नहीं करनी। तो ये तो सिमिलैरिटी है बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और ये आपको याद रखना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ना, जब जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखने के लिए आप वो याद रखें। सो सिमिलैरिटी क्या है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में? इट इज़ द अहिंसा, ठीक। और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है? और कोई सिमिलैरिटी दिखी? नहीं। तो बोथ एक्सेप्ट द अहिंसा, तो अहिंसा को दोनों एक्सेप्ट किया था। दोनों रिजेक्ट किस चीज़ को करते हैं? तो एक तो यज्ञ एंड रिचुअल्स। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिजेक्टेड द रिचुअल्स, द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, ठीक है, वो अगेंस्ट थे इसके। और अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो दोनों ही रिलीजन वेदास की अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए कि दोनों चीज़ें किस चीज़ पे, दोनों रिलीजन, दोनों सेक्ट किस चीज़ पे एग्री करते हैं, तो वो है अहिंसा। दोनों किस चीज़ पे नहीं मानते किस चीज़ को, है ना, तो दोनों रिचुअल और यज्ञास को नहीं मानते, दोनों नहीं मानते, और अथॉरिटी ऑफ वेदास को भी दोनों नहीं मानते। अब हम ये पढ़ेंगे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में डिफरेंस क्या है। अभी तक तो हमने देखा कि वो किन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और किन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ों में डिफरेंस है उनको। जैसे पहली चीज़, जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट का कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो हमने डिस्कस किया कि जैनिज्म रेडिली एक्सेप्ट करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी कि जैनिज्म इन जैनिज्म वो कहते हैं कि जीना जो है वो टॉप मोस्ट है, और देन जीना के बाद क्या आता है? गॉड। तो गॉड इज सेकंड टू जीना। ये जैनिज्म में हमने पढ़ा था। बुद्धिज्म दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देन वर्ना सिस्टम, जैनिज्म रेडिली एक्सेप्ट द वर्ना सिस्टम एंड बुद्धिज्म दे रिजेक्टेड द वर्ना सिस्टम। उन्होंने कहा हम वर्ना सिस्टम को नहीं मानते। बिलीफ इन कर्मा, मैंने डिस्कस किया कि जैनिज्म एक्सेप्ट करता है कि कर्मा जो है आपको इट इज़ दी कर्मा जिसकी वजह से आप ये डिसाइड होगा कि आप कौन से वर्णा में पैदा होंगे, ठीक है। और बुद्धिज्म इसको भी रिजेक्ट करता है, वो कहता है कोई भी वर्णा नहीं होता, ऐसा कोई भी कर्मा थ्योरी को वो रिजेक्ट करते हैं। और लास्ट एक्सट्रीम पेनेंस, तो एक्सट्रीम पेनेंस जैनिज्म हमेशा प्रमोट करता है एक्सट्रीम पेनेंस को, जबकि बुद्धिज्म में ऐसा एक्सट्रीम पेनेंस नहीं होता। इवन बुद्धिज्म से द मिडिल पाथ, है ना, मिडिल पाथ को फॉलो करने पर ये एम्फसाइज करता है बुद्धिज्म, ठीक। तो ये आपको सारा का सारा अच्छे से याद रखना है, कौन सी चीज़, कौन सा सेक्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है और कौन सी रिजेक्ट करता है। इवन आपको ये भी याद रखना है कि दोनों जो रिलीजन है कहाँ पर एग्री करते हैं कि कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, और हमने डिस्कस किया इट इज़ द अहिंसा, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये अहिंसा जो है वो होनी चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए, तो उन दो चीज़ों पे वो एग्री करते हैं कि यज्ञ, रिचुअल्स एंड अथॉरिटी ऑफ वेदा, ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर दोनों रिलीजन एग्री करते हैं, तीन चीज़ों में ये एग्री करते हैं, और बाकी चार चीज़ों में ये डिसएग्री करते हैं, ठीक है। जिसमें कि जैनिज्म इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है एंड बुद्धिज्म इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक। नाउ मिडिल पाथ, बुद्ध ने बताया ना कि फॉलो करो मिडिल पाथ को। मिडिल पाथ क्या? सिंपल,
ना आप बहुत लग्जरी में जिए, है ना, जैसे वो बुद्धा पहले जी रहे थे, है ना, बिफोर इनलाइटनमेंट वो जब जी रहे थे तो वो लग्जरी में जी रहे थे, जब वो अपने पैलेस में थे, जब तक वो पैलेस से नहीं आए थे, है ना, मॉन्क नहीं बने थे, तो इट वाज द लग्जरियस लाइफ। तो वो कहते हैं ना आप लग्जरियस लाइफ जिए और ना ही आप ऑस्ट्रिटी में जिए, बिल्कुल ये ऑस्ट्रिटी में भी ना जिए बिल्कुल आप, है ना, कि आप खाना ही ना खाएं एंड समथिंग, और ऐसा भी नहीं कि आप बस दिन भर खाते रहें। आप जो है वो मिडिल पाथ पे चलें, है ना, जितनी ज़रूरत है उतना खाएं, दैट इज़ द मिडिल पाथ। तो बुद्धा टॉट दैट द पर्सन शुड अवॉइड एन एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्ट्रिटी। तो आपको लग्जरी और ऑस्टेरिटी को अवॉइड करना है एंड प्रेस्क्राइब द मिडिल पाथ, एंड दिस इज़ ये पी था, बात हो गया एक्चुअली, सो दिस इज पाथ, ठीक। सो दिस इज दी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मिडिल पाथ, है ना, ओके। जैसे हमने जैनिज्म में पढ़ा था कोर फिलॉसफी अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद के बारे में हमने पढ़ा था। जैनिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी फिलॉसफी है अनेकांतवाद, सो बुद्धिज़्म की है मिडिल पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म एंड संघास, एक्चुअली में बुद्धा के दो टाइप के डिसिपल हुआ करते थे। एक होते थे मॉन्क्स, जिनको हम कहते हैं भिक्षुस, भिक्खूज भी कहते हैं, ठीक है, एंड दूसरे होते थे ले वर्शिपर्स, उपासिकास, है ना, मतलब जो मॉन्क्स होते हैं ये जो है अपने घरों से अलग रहते हैं और ये स्प्रेड करते हैं बुद्धिज़्म को, है ना, तो ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड होते हैं टू दी बुद्धा। बट जो ये ले वर्शिपर्स हैं ये वो लोग हैं जो अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ बुद्धा को भी फॉलो करते हैं। सो मॉन्क्स वर रिकग्नाइज इन टू दी संघास। तो जब हम बात करते हैं संघास की तो उनको मॉन्क्स वर ऑर्गेनाइज इन टू दी संघास। अब मॉन्क्स जो जब हम बहुत सारे मॉन्क्स होंगे तो उनको हम फिर संघास में इकट्ठे कर देंगे और फिर वहाँ से हम स्प्रेड करेंगे बुद्धिज़्म को। नाउ 8 फोल्ड पाथ विच इज अष्टांगिक मार्ग। तो पहले बात तो ये आपको टर्म पता होना चाहिए दैट दिस टर्म अष्टांगिक मार्ग इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये 8 वाला जो नंबर है ये बुद्धिज़्म में बहुत फेमस है। पीछे भी हमने अभी पढ़ा था अष्ट महास्थानास के बारे में, जहाँ पर हमने 8 होली प्लेसेस के बारे में पढ़ा था रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। अब हम बात कर रहे हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग मतलब क्या 8 रास्ते हैं जिस पर चल के हमें जो है एनलाइटनमेंट मिलेगा, ठीक है। कौन से वो 8 चीज़ें हैं जो हमें जो एक्चुअली में बुद्धिज़्म में कहा जाता है फॉलो की जाएंगी। तो पहला है राइट व्यू, याद रखना है, याद हो जाएगा आपको, बस ये टर्म याद होना चाहिए दैट अष्टांगिक मार्ग इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, सारी जनरल चीज़ें हैं, राइट स्पीच, राइट एक्शन, थोड़े बहुत आपके दिमाग में होने चाहिए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। तो ये 8 चीज़ें जो हैं दीज आर द 8 फोल्ड पाथ जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को फॉलो करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, या मैं कहूँ फॉलो करने को कहा जाता है ना, फॉलो करनी पड़ती है बुद्धिज़्म में, ठीक। दीज आर द अष्टांगिक मार्ग। अब बुद्धिज़्म में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स भी हैं मॉन्क्स के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो पहला, डू नॉट कमिट वायलेंस। तो बुद्धिज़्म वाज ऑलवेज अगेंस्ट द वायलेंस, सो वो फर्स्ट कोड इज दैट यू विल नॉट कमिट एनी वायलेंस, ठीक है। दूसरा है डू नॉट कॉवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, तो दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करें, सेकेंड कोड। थर्ड इज दिस वन, डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, तो आप शराब का यूज़ ना करें, ठीक है, शराब ना पिएं। फोर्थ इज डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोलें आप, ठीक। एंड फिफ्थ इज डू नॉट इंडल्ज इन द सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड अडल्ट्री, ठीक। तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट से भी पता चल रहा होगा दैट बुद्धा वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग, द आत्मन, द परमात्मन एंड ऑल। ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो वो यहाँ पर दिख रहा है कोड ऑफ कंडक्ट में भी, है ना, जो मॉन्क्स के लिए दिया जाता फॉलो करने के लिए, ठीक है, कि कोई वायलेंस नहीं करना, आपको दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना,
और आपको शराब नहीं पीनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, और सेक्सुअल मिसकंडक्ट में भी आपको इंडल्ज नहीं होना चाहिए, इवन अडल्ट्री में भी आपको नहीं आपको करनी है, ठीक है। अब तो एडल्ट्री है ना डीक्रिमिनलाइज हो गई है, चलो कोई नहीं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म में, ठीक है। अब ये टर्म आपको याद होना चाहिए, पावराना। पावराना क्या होता है? तो एक सेरेमनी है पहली बात तो पावराना, दिस टर्म फर्स्ट इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो आपको पहला तो ये याद रखना है दैट पावराना इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक। दूसरी बात, पावराना इज अ सेरेमनी, ठीक है। तो एक सेरेमनी है, ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है, और ये सेरेमनी है कि जितने ये इसमें क्या करते हैं कि कन्फेशन करते हैं मॉन्क्स, ठीक है, कि जितने भी उन्होंने ऑफेंसेस किए हैं ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जब रेनी सीजन आता था तो जितनी भी मोनास्ट्रीज होती थी उनमें जो है वो जो मॉन्क्स थे वो रुकते थे, है ना, बारिश के सीज़न में। तो वो एक फेस्टिवल वहाँ पर फिर ऑर्गेनाइज करते थे जिसका नाम है पावराना। और पावराना जो ना फेस्टिवल है वो जो है अपने जो भी उन्होंने गलत काम किए होंगे, है ना, ऑफेंसेस किए होंगे, उनको कन्फेस करने के लिए कि ये पावराना फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, पावराना। पावराना इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, स्पेशली दिस इज़ द सेरेमनी इन द बुद्धिज़्म। और ये सेरेमनी जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में मनाई जाती हैं, और ये कन्फेशन का एक तरीका है। दैट्स इट, इतना याद रखना है। सो एक और मेन रीज़न कि बुद्धिज़्म इतना स्प्रेड क्यों हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि सारे लोगों को बुद्धा ने एक्सेप्ट किया था विदाउट कंसीडरिंग कास्ट इंक्लूडिंग वुमेन। तो ना कास्ट देखी बुद्धा ने संघ में इंक्लूड करने के लिए, ना जेंडर देखा। इवन मैं अगर आपको बताऊं तो बुद्धा वाज अगेंस्ट दिस वुमेन का इंक्लूजन इन द संघा। तो वो इवन वो आनंद जो कि आनंद इज द बुद्धा के जो कि द क्लोजेस्ट डिसिपल हम कह सकते हैं आनंद। तो उन्होंने आनंद से ये बात कही भी थी कि अगर कभी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होगा तो वो वुमेन विल बी द मेजर फैक्टर, और मतलब आई मीन वो वुमेन्स की वजह से होगा, या ऐसा उन्होंने कुछ कहा था कि वुमेन का विल बी द मेन कॉज बिहाइंड द दिस डिक्लाइन इन बुद्धिज़्म, ठीक। सो ना तो उन्होंने कोई कास्ट देखी और ना जेंडर देखा, उन्होंने सबको रेडिली एक्सेप्ट किया इन द बुद्धिस्ट संघा में, ठीक है। दे एडमिटेड ऑल द पीपल इन द बुद्धिस्ट संघा। जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया, द पीपल ऑफ मगधा हैव ऑलरेडी रेडिली रिस्पॉन्डेड टू बुद्धिज़्म बिकॉज दे वर लुक डाउन अपॉन बाय द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स की वजह से भी बुद्धिज़्म रेडिली एक्सेप्ट किया गया बाय द पीपल, ठीक है, ओके। अगला इंपॉर्टेंट रीज़न था कि बुद्धिज़्म इतना स्प्रेड क्यों हुआ, बिकॉज जो जो ब्राह्मणिज्म था उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी संस्कृत, एंड संस्कृत जो थी वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज नहीं थी। बट बुद्धिज़्म ने इन द बुद्धिज़्म दे यूज द पाली लैंग्वेज, ठीक है, विच बिगन अराउंड द 500 BC, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। क्योंकि पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, तो लोगों को फिर बात समझ में आने लगी बुद्धा की, ठीक है। तो इसलिए भी बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ पाली लैंग्वेज विच वॉज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज, तो इसलिए भी बुद्धिज़्म जो है वो रेडिली एक्सेप्ट किया गया बाय द पीपल। इट फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये जो है आराम से इसकी वजह से बुद्धिज़्म आराम से फैलेगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ, और हमें याद क्या रखना है इसमें कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ हुई हैं, प्लेस। तो प्लेस के बारे में याद रखना, कौन सा प्लेस था, कौन सा किंग ने ये ऑर्गेनाइज की थी, और कौन इसको प्रिसाइड कर रहा था, देन बस इतना ही, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी, ओके। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो जस्ट आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा के बाद होती है, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, जस्ट आफ्टर दैट, ठीक है। तो लगभग ये 400 BC में होती है। और इसको किसने पैटर्नाइज किया था, हु वाज द किंग, तो ये नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल
के टाइम पे राजा कौन थे, हु वाज द किंग, इट वाज द अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु वाज द किंग, ठीक है, विद द मॉन्क महाकश्यपा प्रिजाइडिंग एट राजगृह। तो तीनों आंसर्स आप मिल गए, प्लेस मिल गया है राजगृह, किंग मिल गया है अजात शत्रु, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु किस मॉन्क ने इसको प्रिसाइड किया था, इट वाज नेम्ड एज महाकश्यपा। तो महाकश्यपा जी ने इसको प्रिसाइड किया था, आपको ये याद रखना है। और ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, ठीक है। द आइडिया वर्स टू प्रिजर्व, तो इस फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। द आइडिया वर्स टू प्रिजर्व द बुद्धास टीचिंग विच इज सुत्ता एंड रूल्स ऑफ डिसिपल विच इज विनया। Ananda, one of the great disciple of Buddha, recited Sutta and Upali. Another disciple recited Vinaya, which is Abhidhamma Pitaka was also included. तो it was the first Buddhist council जिसमें अभिधम्म पिटका को include किया गया। ये information आपको याद होनी चाहिए। और क्या याद होना चाहिए आपको, जब term आएगा ना सुत्ता and विनया, वैसे तो बहुत रेयर ही है ये टर्म्स आएंगे यूपीएससी में, बट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दैट सुत्ता एंड विनया इज रिलेटेड टू विच सेक्ट, है ना। तो फिर आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ऑल दे दिया जाएगा। आपको याद रखना है सुत्ता एंड विनया इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, एंड जब हम बुद्धिज्म की भी बात कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दे आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। एंड दूसरी चीज़ याद रखनी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटका को इंक्लूड किया गया, ओके, इतना याद रखना। फिर अब आती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पर भी वही किंग कौन थे, कौन प्रिसाइड कर रहा था, एंड प्लेस कौन सा था। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल लगभग 383 बीसी में, ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लेस का नाम याद रखना है, वैशाली में हुई थी। तो वैशाली अंडर द पैटर्नेज ऑफ किंग कालासोका। तो किंग कौन थे, कालासोका, प्लेस क्या था, वैशाली, है ना। और कौन हु वाज प्रिजाइडिंग, तो प्रेसिडेंसी थी उसकी साबाकामी की, तो प्रेसिडेंट थी साबाकामी, बस इतना ही, ठीक है। इस काउंसिल में क्या हुआ, दिस आइडिया द आइडिया ऑफ दिस काउंसिल वाज टू सेटल अ डिस्प्यूट ऑन विनय पिटका, द कोड ऑफ डिसिप्लिन। It was not settled and Buddhist sect appeared for the first time. The subgroup was Sthavirvada and Mahasangika. So, second Buddhist council में यहाँ पर एक्चुअली में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई किस बात पे होती है, विनय पिटका पे। विनय पिटका वॉज द कोड ऑफ डिसिप्लिन, कि मॉन्क्स को कौन से कोड फॉलो करने हैं। बट यहाँ पर कुछ मॉन्क्स ने उन कोड्स को फॉलो करने से मना कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम था जब बुद्धिज़्म में सेक्ट बनेंगे, सब ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई सेटल नहीं होती है, कुछ लोग इन कोड्स को, कुछ मॉन्क्स इन कोड्स को मानने से मना कर देते हैं। और इट इज़ द फर्स्ट टाइम जबकि दो सब ग्रुप्स बन के आते हैं, पहला है स्थाविरवादा एंड सेकेंड इज महासांगिका। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या याद रखनी है। तो हमने पढ़ा वैशाली में हुआ, काला अशोका किंग था, प्रेसिडेंसी साबाकामी जी देख रहे थे, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। दूसरी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये इट वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जहाँ पर कि सब ग्रुप्स आए, सेक्ट बुद्धिज़्म के, मतलब बुद्धिज़्म टूट गया, है ना, स्थाविरवादा एंड महासांगिका में, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जब बुद्धिज़्म में सब ग्रुप बनने शुरू हुए थे। और यहाँ पर लड़ाई किस बात की थी ये भी याद रखना है। तो लड़ाई थी विनय पिटका पे, एंड विनय पिटका मतलब कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सुत्त पिटका। सुत्त पिटका है जो बुद्धा ने बातें कही थी, है ना। तो जो बुद्धा ने बातें कही थी, जो टीचिंग्स दी थी बुद्धा ने, वो थी सुत्त पिटका में, ठीक है। और ये आनंद ने लिखी थी सारी। विनय पिटका में थी कि बुद्ध जो कि फॉलो करनी थी मॉन्क्स को, जो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करना था, वो था विनय पिटका में। तो कुछ डिसिपल्स ने, कुछ मॉन्क्स ने इन कोड ऑफ डिसिप्लिन को मानने से मना कर दिया। सो इस चीज़ पे लड़ाई थी विनय पिटका पे, आपको याद यही रखना है, ठीक है। अब है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, ठीक। सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में भी अभी भी लड़ाई चल रही है। पहली बात तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अब प्लेस की हम बात करेंगे तो अब हम मगधा में, पाटलिपुत्रा में आ चुके हैं। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में। पैटर्नेज वाज द, कौन से किंग ने पैटर्नाइज किया था, तो किंग थे अशोका, अशोका द ग्रेट, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। तो पाटलिपुत्रा याद रखना है, अशोका याद रखना है,
एंड कौन था प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हु वाज प्रेसिडेंसी किसके पास थी, मोगले तिस्सा। तो मोगले तिस्सा का नाम आपको याद रखना है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, क्या हुआ, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा विच वर अंडर 2 बास्केट्स वर नाउ क्लासिफाइड इन 3 बास्केट्स। जो 2 बास्केट्स में थी जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अब वो 3 बास्केट्स में आ गई। एज अभिधम्म पीठिका वॉज स्टैब्लिश्ड, ठीक है, इन दिस काउंसिल एंड दे वर नोन एज 3 पीठिका। तो अब जो 2 पीठक्स थे अब वो 3 पीठिका में बदल गए, नो 3 बास्केट्स में अब वो जो टीचिंग्स थी उनको रखा गया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्राई टू सेटल ऑल द डिस्प्यूट्स ऑफ पीठिका। ट्राई किया गया बट अगेन नहीं हो पाया। एंड अगेन अब आगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्ट यहाँ पर बहुत बनते जाएंगे आगे, ठीक है। सो उन सेक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको इसमें से इतना ही याद रखना था। तो त्रिपिटका कहाँ आया, त्रिपिटका जो है वो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में आया, इतना याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस का नाम, किंग का नाम एंड प्रेसिडेंसी किसके पास थी ये भी याद रखना है, ठीक है, ओके। अब हम पहुँच चुके हैं 4th बुद्धिस्ट काउंसिल पे। अब देखो, बुद्धिज़्म की जब शुरुआत हुई थी तब वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, ठीक है। बट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आते आते अब क्या होगा कि अब इमेज वर्शिप शुरू हो जाएगी और मानते हैं कि इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहली मूर्ति की पूजा की गई होगी वो भगवान बुद्ध की रही होगी। और ये स्टार्ट होता है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से। इवन जो हम पाली का यूज़ कर रहे थे बुद्धिज़्म में, हम जब बुद्धिज़्म स्प्रेड होना शुरू हुआ तो पाली का यूज़ करने से वो बहुत अच्छे से फैला। बट इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है कि अब हम पाली से, प्राकृत से अब हम संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे और अब हम संस्कृत का यूज़ करेंगे। सो हम पढ़ते, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंदलवन इन कश्मीर, ठीक है। तो कुंदलवन कश्मीर में, याद रखना ये नाम, कुंदलवन कश्मीर, ठीक है। ईयर का नाम, ये आपको ईयर याद होना चाहिए क्योंकि अब हम BC से AD की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो 72 AD आप याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। अब हम AD की तरफ आ गए। अंडर द पैटर्नेज ऑफ कुषाण किंग, ये नाम याद रखना है, कुषाण किंग कनिष्का। तो कनिष्का ने इसको पैटर्नाइज किया गया था। एंड प्रेसिडेंसी थी वासुमित्रा एंड अश्वघोषा के पास। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि वासुमित्रा एंड अश्वघोषा जो है वो कनिष्का के टाइम पे थे, ठीक है। एंड ये दोनों क्या हैं, जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है, फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है। तो वासुमित्रा जो थे वो मेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट। और डिप्यूटी कौन थे उनके, इट वॉज द अश्वघोषा, ठीक है। दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइड द बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स, महायाना एंड हीनयाना। तो मेजर सेक्ट्स जो हैं आज महायाना एंड हीनयाना के बारे में हम पढ़ते भी हैं। तो इसी काउंसिल में जो है यहाँ पर बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया गया था महायाना और हीनयाना में, ठीक है। अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। बट ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, 1 घंटे तक हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि लोग वैसे ही नहीं देख पाते हैं ना। तो इसको हम अगली वीडियो के लिए रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं और फिर हम अगली वीडियो में इसको, अगली वीडियो या अगली से अगली 2 वीडियो शायद और लगे, या हम ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।